नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है, बहुत ही टफ ऐसा टॉपिक हमने चुना है जो एग्ज़ाम में पाँच से 8 क्वेश्चन तक यहाँ से बनते हैं और इतना टफ है कि अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले धुरंधर हैं उनके सर से ये क्वेश्चन गुजर जाते हैं और इनमें अक्सर लोग तुक्का लगा के आते हैं। तो बहुत ही टफ टॉपिक का हमने चुनाव किया है, सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन फंसते हैं वो चूँकि टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा जीआईसी और ईएलटी यहाँ ये सिलेबस में आपके है और हमने सिलेबस भी वो टॉपिक को आपके लिए अटैच कर दिया था जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो टीजीटी और पीजीटी में ये लिखा है डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से, आपके डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से ये चैप्टर आपको आपके सिलेबस में दिया है टीजीटी में और पीजीटी में। एम्फियोक्सस पढ़ना है, फॉग पढ़ना है, चिक पढ़ना है, इसके द्वारा मैमल्स और मैमल्स में प्लेसेंटा और ये सब पढ़ना है। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन्स से भी क्वेश्चन खूब बना लेता है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ वो सेक्स ऑर्गन्स से भी क्वेश्चन बना लेता है। और ये आपका जीआईसी का सिलेबस है पूरा का पूरा, जहाँ वो ये जो चीज़ें दी हैं तो यहाँ सिर्फ उसने परिवर्धन जैविकी यानी डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी दे के छोड़ दिया है और उसने उनको सब कैटेगरीज में विभाजित किया है। तो दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत टफ टॉपिक है और थोड़ा सीरियस देखिएगा अगर एग्ज़ाम में सफल होना है। वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट आपको जानकारी दे दें कि टीजीटी पीजीटी, आप टीजीटी और इसके अलावा जो पीजीटी है, जीआईसी और ईएलटी के अगर नोट्स लेना चाहते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में अगर नोट्स चाहते हैं कि बिल्कुल आपको फ्री में मिले, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं और हैंड रिटेन है और इसके अलावा प्रिंटेड दोनों में है। और इसके अलावा पीडीएफ बुक्स उपस्थित हैं, वो बुक जो अक्सर कोचिंग सेंटर आपको बताते हैं कि ये बुक्स पढ़ो, वो पीडीएफ फॉर्म में सब अवेलेबल हैं। तो अगर आप 299 के हमारे परिवार की मेंबरशिप लेते हैं, देखिए सब कुछ फ्री है, यहाँ कुछ भी कोई चार्ज नहीं, केवल मेंबरशिप चार्ज आपको देना पड़ेगा। परिवार के सदस्य बनने के लिए 299 की मेंबरशिप है। जैसे ही आप 299 की मेंबरशिप पे करते हैं उसके बाद आपको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ आपके टॉपिक बाय डिस्कशन चलता है और इसलिए डिस्कशन कराया जाता है जिससे आप पढ़ने के बाद भूलें ना। तो इसलिए ये टॉपिक वाइज डिस्कशन चलता है। ये रात्रि 9:30 से लेकर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक चलता है। और ये नोट्स ग्रुप है। नोट्स ग्रुप पर लगभग 950 फाइल हैं, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड के मित्र हैं उनको केमिस्ट्री के भी नोट्स हिंदी में उपलब्ध हैं, वो भी फ्री। और बकाया जितने भी मित्र हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के बुक्स मिल जाते हैं, सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, बहुत कुछ। उसके अलावा ये प्रैक्टिस ग्रुप है, जहां आपको पूर्व परीक्षाओं में हुए प्रश्न एवं नए प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके, गलतियां ना हो। इसके लिए करना क्या, किसी भी क्वेरी के लिए ये हमारा नंबर है 9452 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं जानकारी के लिए। पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या फिर अकाउंट में ट्रांसफर 299 का करके स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर देना है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आपको जोड़ दिया जाएगा। आपकी तैयारी देखेंगे 4 से 6 दिन बाद आपको खुद लगने लगेगा कि आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे वो सही होना शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। ये ग्रुप है, ग्रुप का भी आप दीदार कर लीजिए। ये ग्रुप है हमारा डिस्कशन ग्रुप है, ये इस तरह डिस्कशन चलता है। और ये हमारा जो है ये हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है, जहां आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है, जहां आपको सॉल्व करके स्कोर डालना रहता है। ये इस तरह स्कोर डालना रहता है। और ये हमारा नोट्स ग्रुप है। नोट्स ग्रुप पे देखिएगा 952 फाइल्स उपस्थित हैं, पूरा हिंदी इंग्लिश में सब भाषाओं में उपस्थित है। तो आप मेंबरशिप तुरंत लीजिए, जुड़ें। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो है गैमेटोजेनेसिस। पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट का बनना, वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर के भी हैं, एम्ब्रियोलॉजी के ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आसपास से भी बने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि नज़र डाल रहे हैं, और ये अभी जो एलटी बायोलॉजी 2018 में हुआ था, ये क्वेश्चन वहाँ रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन
निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है, यानी सूखने से बचाती है? तो हम बात करते हैं, इसकी जानकारी ले लें कि जो एमनियोट्स होते हैं, क्या होते हैं? एमनियोट्स होते हैं। एमनियोट्स में कौन कौन से आते हैं? तो एमनियोट्स में बर्ड्स आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से आते हैं? मैमल्स। ये तीन आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स। तो इनके ऊपर क्या होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, या भ्रूण की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। बहुत केयरफुली देखना, सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं और क्वेश्चन सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का ये टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन जम के बनाता है, आप देखेंगे, आप यहाँ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे और टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ जो झिल्लियाँ बनती हैं तो वो प्रायः कितने प्रकार की बनती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 4 प्रकार की बनती है। कितनी प्रकार की बनती? 4। तो थोड़ा सा यहाँ चल लेते हैं, यहाँ तो झिल्लियाँ हमारी 4 प्रकार की बन रही हैं। कौन कौन सी 4 प्रकार की झिल्लियाँ बनती हैं? तो पहली जो झिल्ली बनती है उसे हम एमनियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोन। ध्यान से सुनिएगा, ये फिर दोबारा मैं ना बताने वाला। दूसरी बनती है कोरियोन। क्या बनती है? कोरियोन। और जो तीसरी बनती है कोरियोन के बाद, वो होता है योग सैक। और चौथी जो झिल्ली बनती है वो एलेंटॉइस बनती है। एलेंटॉइस। अब सबके काम देख। एमनियोन क्या है? एमनियोन जो होती है, जो एमनियोन है, ये नहीं लगेगा। एमनियोन जो है वो क्या होता है? एमनियोन इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। ये क्या करती है? मान लेते हैं जो रेप्टाइल्स और मैमल्स होती हैं, इसको चारों तरफ से सराउंडेड या घेरने का कार्य करती है। इसका काम क्या होता है? एमनियोन प्रोवाइड काइंड ऑफ प्राइवेट एक्वेरियम। ये किसकी तरह करता है? जैसे प्राइवेट एक्वेरियम होता है, मतलब इसके अंदर ये फ्लूइड भरा रहता है एक्वेरियम की तरह। और ये मान लेते हैं एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो। और उसके चारों ओर फ्लूइड भरा है, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो भ्रूण को, जैसे मान लो आपने धक्का मार दिया किसी के पेट में और पेट में बेबी है, तो क्या होगा? बेबी को चोट ना पहुंचे, तो ये फ्लूइड क्या करता है? शॉक को रोकता है, यानी जो बाहरी दबाव होता है उसको भ्रूण को बचाता है, जिससे नुकसान ना हो। दूसरा, भ्रूण को सूखने से भी बचाता है। तो आंसर उसका ये हो जाएगा। कोरियोन की बात देख लेते हैं, कोरियोन से खूब क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोरियोन क्या करता है? ये भी आउटर मोस्ट लेयर है और ये क्या करता है? सराउंडेड होल एम्ब्रियोनिक सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। ये पूरे एम्ब्रियोनिक सिस्टम को कवर्ड रखता है। योग सैक का काम क्या है? तो योग सैक की जब बात करते हैं तो इन मैमल योग सैक इज आल्सो नोन एज द अम्बिलिकल वेसिकल। इसको किसके नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, अम्बिलिकल वेसिकल। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है एम्बिलिकल वेसिकल किसे बोलते हैं? तो योग सैक का दूसरा नाम है। योग सैक इज कंसर्न टू द इंटर्न गट ऑफ द एम्ब्रियो बाय ए सिलेंडर योग स्टाक। कैसा होता है? सिलेंडर योग स्टाक की तरह होता है। फिर आता है एलेंटोइस। एलेंटोइस क्या करता है? तो एलेंटोइस फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है? भ्रूण का यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है। किसकी तरह? यूरिनरी ब्लैडर की तरह कार्य करता है, यानी मूत्राशय की तरह कार्य करता है। और क्या करता है? एज रेस्पिरेटरी एक्सटेंशन। इसके अलावा क्या करता है? रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। किस में मदद करता है? रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो यहाँ कार्यों में आपको समझ में आ गया, ये बाह्य शॉक से बचाता है और इसके अलावा शुष्क होने से बचाता है। योग सैक का कार्य है पोषण देने का कार्य करता है। एलेंटोइस का काम क्या होता है? उत्सर्जन। ऐसे अगर पूछ दे, उत्सर्जन एवं श्वसन में मदद करता है। श्वसन में क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। पीजीटी में इसके क्वेश्चन भरमार रहती है और टीजीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं। एलटी में आपके सामने बना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्या लगाएंगे? एमनियोन। क्या लगाएंगे? एमनियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लास्ट डिस्क इज कॉन्स्टिट्यूएट बाय कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है। तो ये भी एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन बना था। तो ये किसके द्वारा बनती है, तो ये प्रायः बनती है एपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनती है, एपी ब्लास्ट एवं हाइपोब्लास्ट के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब जरा इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। The blastodisc is the round single cell layer of a cell inside blastula from the which the embryo going from the blastodisc is composed of two layer hypoblast and epiblast। अब हम चलते हैं, इसका चित्र हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी जिससे चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं। तो यहाँ आप देखेंगे इस जगह अगर नज़र जा रही हो ये, तो ये कौन सी अवस्था है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी, ब्लास्ट डिस्क की। और यहाँ जब ब्लास्ट डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये देखिएगा, ये हमारा ब्लास्टुला स्टेज है, कौन सी है। तो ये प्रोसेस आप देख रहे होंगे और जनरली होता क्या है, जायगोट बनता है और जायगोट में क्लीवेज होता है। क्या होता है, क्लीवेज होता है। और क्लीवेज के बाद बनता है मॉरूला, मॉरूला के बाद बनता है ब्लास्टुला। क्या बनता है, ब्लास्टुला। तो ये ब्लास्टुला अवस्था है। और ब्लास्टुला अवस्था कैसी होती है, खोखली अवस्था होती है। तो इसके अंदर जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है इसे ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी या ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जिस पार्ट से ढकी रहती है उसे ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक एक चीज़ बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं का ऊपर एक गुच्छा लगा रहता है, ये जिसे इनर सेल मास के नाम से जानते हैं, इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। ये इनर सेल मास जो होता है ये आगे चलकर दो भागों में विभाजित होता है, एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। किस में विभाजित होता है, एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नाम से विभाजित होता है, एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो बस क्वेश्चन यहीं से उसने एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से पूछा है, वही पूछा है कोरक चक्रिका जो ब्लास्ट डिस्क होती है। तो ये हो गई हमारी ब्लास्ट डिस्क, ये वाली हो गई हमारी ब्लास्ट डिस्क हो गई। अब वहाँ उसने फिर क्या पूछा है, ब्लास्ट डिस्क की बात की, फिर पूछ रहा है इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है। तो कोरक चक्रिका ये कितने प्रकार की संरचनाओं से बनी, दो, एक एपी ब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट से मिलकर बनी है। तो ये हो गई एपी ब्लास्ट, बड़ी जो कोशिकाएं, छोटी छोटी जो कोशिकाएं ये लगी हैं उनको हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए एलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा है, आप समझ ही रहे होंगे क्वेश्चनों का स्तर क्या है। तो सब हलवा नहीं आता है। और जो एक ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 40% क्वेश्चन सिंपल आते हैं जो हर लड़का कर लेता है। फिर मीडियम क्वालिटी के आते हैं 30 क्वेश्चन के लगभग, जिनको क्या करते हैं 50% करते हैं। और फिर आते हैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 40 क्वेश्चन जो हार्ड होते हैं। बस ये हार्डों में जिनकी पकड़ हो गई ये तो सब कर लेते हैं, ये भी जो तैयारी अच्छी होगी वो भी कर लेगा। हार्ड वाले कुछ चुने हुए लड़के करते हैं, बस वही मेरिट में जगह बना लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन ज़रूर देखें, सिंपल तो आपको कर ही लेंगे, सिंपल में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अब यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल रहे हैं, अभी हमने पेड नहीं किए हैं और इस वर्ष पेड होंगे भी नहीं और भविष्य में पेड हो भी सकते हैं। तो अभी आप लोग मेहनत करके पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज, अंतर्वलन का क्षेत्र होता है। तो अंतर्वलन का क्षेत्र कौन सा होता है, तो प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म जो होता है वो अंतर्वलन का क्षेत्र होता है। क्या होता है, अंतर्वलन का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्पर्मेटोजेनेसिस इज, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो करेक्ट सीक्वेंस है कि किस ऑर्डर में ये बनते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या होगा, पहले तो स्पर्मेटोगोनिया होगा, क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा। और फिर इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इसको आपको चित्र भी दिखा दें हम। अब जरा इस पे जैसे ही नज़र डालेंगे, ये आपके लिए हमने अभी ड्रा किया है वीडियो को पुश करके। तो यहाँ अगर नज़र डालेंगे तो जो
ह्यूमन का टेस्टीज होता है, ह्यूमन का जो टेस्टीज होता है, जो ह्यूमन का टेस्टीज होता है जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं, तो वृषण की जो एपिथीलियम सेल्स होती हैं, एपिथीलियम जो सेल्स होती हैं, और उसमें खासकर जर्मिनल एपिथीलियम से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। किससे बनते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम से स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो एक पेन ले लें थोड़ा सा। क्या बनते हैं? जो टेस्टीज की कौन सी सेल्स होती है? जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल जो एपिथीलियम होती हैं, एपिथीलियम, तो इस एपिथीलियम से स्पर्मेटिड्स का विकास होता है। और वृषण में जर्मिनल एपिथीलियम कोशिकाओं से स्पर्मेटिड बनने के लिए 3 प्रवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी होती है? तो पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेस आती है। कौन सी आती है? गुणन अवस्था। दूसरा जो अवस्था आती है ये ग्रोथ फेस आती है, ध्यान रखिएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन यानी द्विगुणन अवस्था, फिर वृद्धि अवस्था, और तीसरी जो आती है वो मैचुरेशन फेस होती है। यहाँ से यहाँ तक को मैचुरेशन फेस के नाम से जानते हैं, 3 अवस्थाओं में जानते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन फेस की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फेस ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है, और कौन सा? सूत्री विभाजन होता है, जिससे वो क्या करती हैं? डिप्लॉयड ही संरचनाएं बनाती रहती हैं और बहुत सारी संरचनाएं बन जाती हैं। फिर जब इनमें फिर आता है फेस, आता है ग्रोथ की फेस। ग्रोथ की फेस में क्या होता है? प्राइमरी जो स्पोरो जो साइट का पहला जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है उससे पहले ये ग्रोथ अवस्था में चली जाती हैं, जिससे इनमें प्रॉपर मटेरियल या जो भी बोल सकते हैं इसके लिए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया आदि की प्रॉपर मात्रा उपस्थित हो जाए। फिर उसके बाद होता है इसमें, तो जब ये मैचुरेशन हो चुका होता है तो इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक एक पॉइंट से निकलेगा, अभी आगे क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होता है डिवीज़न। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट में से क्या बनती है? 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? 2 हैप्लॉइड सेल्स। और इन दोनों हैप्लॉइड सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय गर्भसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटियल सेल बनती हैं, और इन ये किस में बदल जाती हैं? स्पर्म में, और इससे भी 2 बनती हैं। तो इस तरीके से अगर कभी पूछ दे कि एक क्वेश्चन बना है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, यानी इससे कितने स्पर्म बनते हैं? तो इससे हरदम 2 स्पर्म बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 स्पर्म। अगर पूछ दे, क्वेश्चन बना है, ये भी आगे आएगा और हम शायद वहाँ समझाएंगे नहीं आपको। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछ दे कितने स्पर्म बनते हैं? तो 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये है, एक कोशिका है, एक कोशिका से कितने बने? 4। और जबकि सेकेंडरी से कितने बने? एक सेकेंडरी ये, एक सेकेंडरी ये, तो 2 बनते। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। आप डाटा समझ गए होंगे, चलते हैं अपने कुछ। तो यहाँ क्वेश्चन उसने क्या पूछा? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया कौन सी सेल्स थी? तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स थी ये लिखा है स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या लिखा है? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये वाली सेल क्या थी हमारी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या आया? प्राइमरी स्पोरोसाइट आया, सेकेंडरी स्पोरोसाइट आया, फिर इस पर मेटियल सेल आया, या आपको इसको स्पर्मेटिड्स भी बोल सकते हैं, और उसके बाद स्पर्म बना। तो ये क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो वही स्पर्मेटियोगोनिया आया, फिर स्पर्मेटोसाइट आया, फिर स्पर्मेटिड्स बना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ द hurt and the select the correct answer by using the appropriate code given below। सबसे जो संभावित आंसर सही हो वो कौन सा है? तो देखिए इसमें से जो टेस्टीज में पाई जाती हैं लीडिंग सेल पाई जाती हैं, तो ये हम इसको कर देंगे। ओवरी में क्या पाई जाती है? तो कार्पस ल्यूटियम पाई जाती है, तो उसको हम ये कर देंगे। और इसके अलावा पेनिस में क्या पाया जाता है? तो पेनिस में कार्पस स्पॉन्जियोसम पाया जाता है। और वैजिना में क्या पाया जाता है?
तो रिसेप्शन पाया जाता है। तो इनका क्रम ये रहेगा। तो डी पहले तो ले लेते हैं सी, और सी में हम क्या करेंगे 4, तो सी में 4, एक ये सी में 4 मिला, एक ये मिला। अब उसके बाद उसने बोला कि ओवरी में 1, तो बी में 1 देख लेते हैं, तो बी में 1 और एक ये मिला। अब उसके बाद देख लेते हैं डी में 3, तो डी में 3 ये मिला, बकाया नहीं है, तो इसी को हम सही कर लेंगे। ए में फिर 2 तो हो ही जाएगा, ए में क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच द फेस ऑफ द oogenesis है, कोजिनेसिस नहीं, oogenesis ऑफ द फ्रॉग माइटोकाइंडियल क्लाउड इज फाउंड। माइटोकाइंडियल जो क्लाउड होता है वो कहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा, ये माइटोकाइंडियल क्लाउड की बात कर रहा है। तो जब हम oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis को भी हम समझ लेते हैं फटाफट एक झटके में, और टाइम थोड़ा लगेगा। वीडियो जब शुरुआत हो रही है तो यहाँ डाटा आपको समझाने में लगेगा। जब एक बार चीज़ें आप समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर आप फट से आप चीज़ों को समझ लेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आप चीज़ों को फटाफट समझ लेंगे और हमें बार बार उन चीज़ों को समझाना नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं oogenesis की, oogenesis की बात कर लेते हैं। oogenesis की, तो oogenesis में भी 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि हमने बताया था। पहले जो अवस्था होती है मल्टीप्लिकेशन स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन, या जिसे हम गुणन अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणन अवस्था। और दूसरी जो अवस्था होती है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि अवस्था, इसको लिख लेते हैं वृद्धि अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होती है वो मैचुरेशन, मैचुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परिपक्वन बोलते हैं, परिपक्वन अवस्था यानी परिपक्व होना, ये अवस्थाएं होती हैं। अब इनकी हम फटाफट से आपको जानकारी दे दें कि ग्रोथ और इनमें होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ जो ये टूयन कोशिकाएं होती हैं, oogoनियम जो होती हैं, इनसे टूयन ढेर सारी बन जाती हैं, टूयन करके ऐसे टूयन, और ये टूयन और ये टूयन और ये टूयन ऐसे खूब बन जाती हैं। तो ये अवस्था कौन सी ये इधर ले लें, ये अवस्था कहलाती है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के बाद इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं आकार में, और इसको बोलते थे प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं, प्राइमरी oocyte। और ई प्राइमरी oocyte में फिर विभाजन होता है। तो विभाजन के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। तो इसके बाद यहाँ थोड़ा सा अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या बनती है, 2 कोशिका। तो एक कोशिका जो बन जाती है जिसे हम सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, ये सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं। और एक कोशिका क्या बन जाती है, एक कोशिका एक्टिव हो जाती है, ये जो बनती है छोटी सी, ये इसको हम पोलर क्या बोल देते हैं, पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। एक हमारी जो बनी वो प्राइमरी oocyte बनी, प्राइमरी oocyte बनी, और एक पोलर बॉडी बन गई। और इसके पुनः अब ये क्या हुआ, फर्स्ट मैचुरेशन स्टेज है, ये फर्स्ट मैचुरेशन स्टेज है, और पोलर बॉडी बनी। फिर जब इसमें विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद फिर इससे क्या होगा, एक मैच्योर ओवम बनेगा, और फिर इससे एक पोलर बॉडी बन जाएगी, ध्यान रखिएगा पोलर बॉडी। तो यहाँ एक डाटा आप समझ लीजिएगा, एक प्राइमरी oocyte से 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं, 3 पोलर बॉडी बनती हैं, और एक ओवम बनता है। तो यहाँ एक खूब क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने, मान लेते हैं 100 ओवम बनने में कितनी प्राइमरी oocyte की ज़रूरत होगी, तो 100 की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि एक से एक ही बनता है, बकाया जो डिवीज़न में बनते हैं सब पोलर बनते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं अपने वीडियो। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अलग पूछा था, तो ग्रोथ फेस में हम बात बताएं। ग्रोथ फेस में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होने पे कई चीज़ों की वृद्धि होती है, और किसका वृद्धि होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर में वृद्धि होती है। और इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है खासकर मेंढक में और पक्षियों में कि एक क्या बना लेते हैं, एक बादल नुमा संरचना बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ये अंडा है, ये ओवम है, और इसमें इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं कि एक बादल नुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड के नाम से जानते हैं। ये किस में बनता है? बर्ड्स में बनता है, ध्यान रखिए, चिड़ियों में भी बनता है, और किस में बनता है? फ्रॉग में भी बनता है। तो ये पूछ सकता है मेंढक व पक्षियों में टीलोलिसाइथल एग में इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड हमें दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन लगाएंगे ग्रोथ फेज। जबकि आप जो पूर्व परीक्षाओं के पेपर मार्केट से लिए होंगे उसमें डी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। आप अगर पढ़ रहे हैं तो डी मत लगाइएगा, बी लगाइएगा, और ये बिल्कुल 100% सही है। तो आपको हम आगाह कर रहे हैं, जो पढ़ के छोड़ दो, और जो आप मार्केट से मटेरियल ले रहे हैं उनमें 100 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। तो बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा, मार्केट में जो विषय वस्तु उपस्थित है तो ग्रोथ फेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फीमेल एमनियोट ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू, जो फीमेल एमनियोट होती है उसकी जो ओविडक्ट होती है वो मुलेरियन डक्ट में बदल जाती है। अब यहाँ हम फटाफट आपको चित्र दिखा दें कि ये ओविडक्ट है। मॉडिफिकेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स ऑफ विच डिजेनरेट इन द मेल्स, ये मेल्स में तो होती ही नहीं है, और फीमेल्स में किस में बदल जाती है? मुलेरियन डक्ट्स में बदल जाती है। तो ये देख रहे होंगे मुलेरियन डक्ट, ये ओविडक्ट है जो आगे चलकर मुलेरियन डक्ट में बदल जाती है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रीजन, पोस्टीरियर पोर्शन एक्सपैंड टू बिकम द यूट्रस, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो यूट्रस बना लेता है, यानी गर्भाशय बना लेता है। सर्व टू द टेम्परेरी स्टोरेज फॉर एग ऑफ ए प्लेस वर द यंग ऑफ डेवलप। तो चलो, हमारा वहाँ कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ से मतलब था। तो ये आप देख रहे होंगे मुलेरियन डक्ट है, और जो ओविडक्ट है वो मुलेरियन डक्ट का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल्स कॉल्ड। प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल क्या कहलाती है? तो प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल तो क्या कहलाती है? तो जो जिस कोशिका से स्पर्म बनता है शुरुआत में, तो अभी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी, तो जो बनता है तो यहाँ आके दी थी, कहाँ चला गया भाई? ये तो यहाँ स्पर्मेटोगोनियम बताया था, तो यही से शुरू होता प्रीमोर्डियल जो सेल होती है, यानी शुरुआत जहाँ से होती है प्रीमोर्डियल सेल होती है, बाद में वो स्पर्मेटोगोनियम में बदलती है। तो यही प्रीमोर्डियल सेल से उसने क्वेश्चन उठाया है, तो ऑप्शन इसी को सही करेंगे, स्पर्मेटोगोनियम को। तो यहाँ से आपका देखिए फिर एक क्वेश्चन बना, तो ये आ गया स्पर्मेटोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम, तो वो किससे बनती हैं? तो वो बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट से। किससे बनती हैं? ट्रोफोब्लास्ट से बनती हैं। द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। किससे बनती हैं? ट्रोफोब्लास्ट से बनती हैं। मगर आपको जो आंसर बुक्स में मिलेगा इनर सेल मास से बोलते हैं, मगर यहाँ जो सही आंसर बताया गया है वो ट्रोफोब्लास्ट है। तो हम ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। एक बार आप भी इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर ए सही होगा या बी। हमारे हिसाब से इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चंस का जो मैटर डायरेक्ट नहीं मिलता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला इनटू द इंटीरियर इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम थ्योरी थोड़ा नहीं लेंगे, इसको निपटाई दें, क्योंकि वो काफ़ी बहुत तगड़ा मैटर है और समस्यात्मक है। स्टेम सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम, स्टेम सेल जो ड्राइव्ड होती हैं, बनती हैं, कहाँ से बनती हैं? तो प्रायः ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो ही इसका आंसर सही होगा। एक्चुअली में जो बनती हैं ये, तो यहाँ से देखिएगा, जब सेल डिवीज़न होता है तो मारुला आता है, ब्लास्टुला आता है, और ब्लास्टुला स्टेज में ही वहीं से जो ये वाला एरिया होता है वहाँ से सेल निकाल ली जाती हैं, जो कि स्टेम सेल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ बोला जाता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद
जो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो वो क्या करता है, मूवमेंट कर करके धीरे धीरे आता है और यूट्रस में चिपकता है। तो जब वो मूवमेंट करके यहाँ चिपकने के बीच तक की दूरी जो होती है, इसी बीच में इसको इसके सेल्स को ले लेते हैं, जो कि स्टेम सेल की तरह कार्य करती हैं। तो कोई अब ऐसा यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, और ये तो यही सही आंसर हम लगाएंगे, ग्लैंड सेल ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मैमल्स डेसिडुआ बैसाइलिस इज द पार्ट ऑफ, जो मैमल्स में डेसिडुआ बैसाइलिस जो होता है वो किसका पार्ट होता है, तो वो प्लेसेंटा का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, प्लेसेंटा का। तो देख लेते हैं इसमें होता क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है, थोड़ा सा यहाँ पहले आपको हम बता दें, समझ में आ जाएगा कि जो प्लेसेंटा होता है वो फीटो मैटरनल होता है। मतलब जैसे ये माँ का पेट है, और ये मान लेते हैं माँ का पेट है, और ये बेबी है, ये मान लेते हैं बेबी है ये, और माँ के पेट से ये मान लेता हूँ उसका यूट्रस है, तो ये प्लेसेंटा से लगा है। तो इस प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, फीटो मैटरनल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, फीटो मैटरनल ऑर्गन्स के नाम। फीटो का मतलब क्या होता है, जो फीटस से जुड़ा, फीटस का मतलब क्या होता है, जो बच्चा है उससे, उसको बोलते हैं फीटस शुरुआत में। और एक हिस्सा किससे, जो माँ से, इसीलिए बोलते हैं फीटर, यानी बच्चे से, और मैटरनल का माँ से। द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा नोन एज द विलस कोरियन। तो आधा जो प्लेसेंटा जो बच्चे से संबंधित है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, तो विलस कोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलस कोरियन बोलते हैं। और जो आधा प्लेसेंटा है जो माँ से जुड़ा है, यूट्रस से जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, तो पोर्शन नोन एज द डेसिडुआ बैसाइलिस। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बैसाइलिस। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बैसाइलिस। ये तो ये यहाँ की बात कर रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वही है, प्लेसेंटा को उसने दो भागों में बांटा। फीटल पार्ट को बोला है जिसे हम कोरियोनिक जो सेक्स से संबंधित होता है, मैटरनल जो होता है वो डेसिडुआ बैसाइलिस के नाम से जानते हैं। और द प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन मदर एंड फीटस। इसका काम होता है बच्चे और माँ के में भोजन को क्या करना, आदान प्रदान। इसके अलावा प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोन प्रोडक्शन, ये काम प्लेसेंटा के सारे हैं। अब यहाँ हम चूंकि अपने क्वेश्चन में आते हैं, मैमल डेसिडुआ बैसाइलिस पार्ट ऑफ, तो ये किसका हिस्सा होता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है किसका हिस्सा होता, तो चूंकि माँ से संबंधित है तो इंडोमेट्रियम से संबंधित होता है। किससे मतलब, इंडोमेट्रियम से संबंधित होता है। किससे, इंडोमेट्रियम से। तो ए लगाएंगे। इसकी पूरी कहानी समझ में आओगी। कहानी इसलिए समझाते हैं, क्वेश्चन टफ है, स्लिप होते देर नहीं लगेगी। आज के लिए इतना है। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आप इससे पहले या तो ना पढ़ें ना देखें और क्वेश्चन बने हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूर्व परीक्षाओं में न पूछा गया हो। इसी के साथ नमस्कार।